So students, now we have reached the last part of this equilibrium chapter. Today we'll finish this chapter by the end of this video. तो इस वीडियो के साथ में हम अपना चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। तो देखो अभी तक आप लोगों ने इक्विलिब्रियम, उसके बाद ली शैटलियर प्रिंसिपल, केसी, केपी, देन एसिड बेस, पीएच, पीओएच, लॉग, एंटी लॉग, ये सब कर लिया है। देखो बहुत छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं लास्ट में। एक जो सबसे पहले बचा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये बेटा देखो आपको +2 में भी काम आएगा। ये वाला टॉपिक बहुत ज़रूरी है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये +2 में रिपीट होगा। ऑल्दो देखो बेस तो सारा रहेगा +2 में +1 का, बट कुछ टॉपिक भी रिपीट होते हैं, तो ये टॉपिक टोटली रिपीट हो जाएगा। अब सी हेयर, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगाओगे अलग अलग एसिड की। देखो उसके लिए आपको पहले तो थोड़ी सी जो एक पीरियोडिक टेबल है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट देखो एक तो ये पता होना चाहिए आपको, जैसे कि मान लो ये जो आपके पास टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कैसे कार्बन, आफ्टर कार्बन नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आफ्टर ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड देन नियोन, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो 17th ग्रुप है फ्लोरीन वाला, ये पूरा पता होना चाहिए। आफ्टर फ्लोरीन क्लोरीन, आफ्टर क्लोरीन ब्रोमीन, आफ्टर ब्रोमीन आयोडीन। ऑल्दो एस्टेटाइन की जरूरत नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है, तो इतना पता होना चाहिए आपको। ये आता है तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो ज़रा ध्यान देना, मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट दे रहा हूँ किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। ऑल्दो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उस कंसेप्ट को, एसिडिक नेचर को डिफाइन करने के लिए, बट आप हर जगह इसी कंसेप्ट को लगाओगे। जब आप चलते हो अक्रॉस द पीरियड, तो आप यूजली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर करोगे, न्यूक्लियर चार्ज को, साइज को नहीं करोगे कभी भी। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या न्यूक्लियर चार्ज, ये दो चीज़ लोगे। और जब डाउन द ग्रुप चाहोगे, डाउन द ग्रुप हमेशा साइज को कंसिडर करोगे। यहाँ साइज कंसिडर करना है आपने, और यहाँ क्या डिस्कस करना है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दो फैक्टर्स हैं। ये अगर समझ आएंगे तो बड़ा आसान रहेगा आपको बाकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना। अक्रॉस द पीरियड नेवर कंसिडर साइज एज द फैक्टर, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाते हुए साइज कम तो होता है, बट बहुत नेग्लिजिबल है वो, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो बराबर ही हैं। तो जो साइज में डिक्रीज आया है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बट डाउन द ग्रुप चलते हुए साइज में एक बहुत ट्रमेंडस चेंज आता है, मीन्स इंक्रीज ही होता है वैसे तो, उससे प्रॉपर्टीज काफ़ी चेंज होती हैं। अब देखो, अब एक क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है आपके पास नोट्स में, आपको ये दिया हुआ है, देखो कार्बन का हाइड्राइड CH4, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O, F का हाइड्राइड HF। ये देखो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। अब ये रहे आपके पास, इनको आपने कहा, उसने कहा है कि इन्हें आप एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में प्लेस करो, मीन्स लोअर से हाई या हाई से लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसी भी ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको आपको अरेंज करना है। अब देखो मैं करने को कर दूंगा, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कैसे किया है। हमें फटाफट नहीं करना जल्दबाजी में कि कैसे इसको हमने किया। अब देखो चलो मैं पहले बताता हूँ ऑर्डर क्या है, फिर देखते हैं कि क्या इसका रीजन रहा है। देखो इसका ऑर्डर ये रहेगा कि CH4 सबसे कम एसिडिक होगा, उससे ज़्यादा NH3 होगा, उससे ज़्यादा H2O होगा, और सबसे ज़्यादा HF होगा। ये क्या रीज़न है, तो समझना पड़ेगा हमें कि इसका रीज़न ऐसा क्यों आया है, कि वाई दिस ऑर्डर इज़ गिवन फॉर द एसिडिक नेचर। और देखो साफ दिख रहा है ये, अक्रॉस द पीरियड चलते हुए आपके पास अगर हाइड्रो एसिड है, हाइड्रो एसिड का मतलब जिनके पास हाइड्रोजन हो, ऐसे एसिड, हाइड्रो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वो क्यों हो रही, कैसे हो रही होगी, समझते हैं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मान गया मैं। ये लो, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई हो गई। फिर इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो गई, और F और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की और हाई हो गई।
देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई एलिमेंट एक बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। बॉन्ड पेयर क्या होता है, दोनों एलिमेंट ने आपस में शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है, उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड बना कार्बन में हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन ने, एक दे दिया हाइड्रोजन ने, उसके बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो उसे खींच लेगा। अब ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, नाइट्रोजन की, तो लोन पेयर खींच लिया नाइट्रोजन ने अपनी तरफ, ऑक्सीजन ने और नजदीक खींच लिया, और फ्लोरीन ने तो बिल्कुल ही अपने पास खींच लिया। अब देखो बताता हूं मैं क्या रीजन है इसका। देखो हम सिंपल वे में लेते हैं नॉर्मल बात कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों ने शेयरिंग की हुई है। अब मान लो दो बिजनेसमैन, दोनों फ्रेंड थे, दोनों ने अपना शेयरिंग करके बिजनेस बनाया। 50% एक का पार्ट है, 50% एक का पार्ट है, तो ये जो बिजनेसमैन की पार्टनरशिप है टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हाफ पार्ट किसी को वापस करना या तोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो कोई कहे पार्टनर की जा मैं तेरा 50% दिया और मेरा सारा हो गया, बड़ा मुश्किल रहेगा। जहाँ पर ना शेयरिंग बराबर होती है वहाँ टूटता नहीं है बॉन्ड। तो यही रीज़न है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत कम है। इसमें कार्बन की इतनी पावर नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच सके, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। और जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो H पॉजिटिव जो प्रोड्यूस होना था वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वीक एसिड। अब नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग है कार्बन से, वो हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इससे क्या है, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है, ऑल्दो बहुत लेस पॉसिबिलिटी, बट फिर भी मैं कहूं इसके कंपैरिजन में H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर कहां चला गया, टूवर्ड्स द नाइट्रोजन। अब जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे इतनी एनर्जी मिलेगी कि नाइट्रोजन इस पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक अपना एक हाइड्रोजन का अपनी तरफ खींच लेगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। वाटर के केस में ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन का देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही था, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था इसको भी खींच लिया अपनी तरफ, H पॉजिटिव प्रोड्यूस। और फ्लोरीन तो देखो भाई टॉप मोस्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और H पॉजिटिव प्रोड्यूस। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया आपने, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ में अक्रॉस द पीरियड चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से जो बॉन्ड था वो वीक हो गया बिटवीन द एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। अब ये तो चलो एक आपका कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा देखो, एक और दिया हुआ है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी दी हुई है, जैसे कि आपके पास एक है HF, ये HCl, HBr और HI। तो आप मैक्सिमम बच्चे बोल देंगे कि HF इज़ मोर स्ट्रोंगर एसिड, बट ऐसा है नहीं। ऑर्डर ये है, HF सबसे वीक है, फिर HF से स्ट्रोंग HCl है, HCl से स्ट्रोंग HBr और HB सबसे स्ट्रोंग HI एसिड। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है, जब हमने अभी कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डाउन द ग्रुप चलते हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फिर तो बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहिए। बट जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट कहा था कि डाउन द ग्रुप चलते हुए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर नहीं करोगे। क्या कंसीडर करना है आपको, यू हैव टू कंसीडर द साइज। यहां साइज वाला फैक्टर आएगा और उससे क्या होगा देखते हैं। देखो H तो चलो कॉमन आ गया, मैं एक साइज बना रहा हूं यहां पर। ये ऑक्सीजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन एटम, सबका साइज आपने कॉमन ही मानना है, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा बनाने मेरे। सबका साइज जो है वो ये आ गया। और F देखो भाई, F का साइज़ छोटा होगा, पहला एलिमेंट है। क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन का साइज़ और बड़ा हो जाएगा, और आयोडीन का साइज़ तो और बड़ा हो जाएगा। और ये बॉन्ड होगा, देखो बॉन्ड तो बनना ही है। बॉन्ड कैसे बनता है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस के सेंटर तक। और ज़रा ध्यान देना,
जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बड़ी होती चली जाएगी। यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटी है और बड़ी और बड़ी और बड़ी। जितना बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है उतना बॉन्ड वीक होता है। जरा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से चलता है सिस्टम। अब जैसे जैसे साइज बड़ा होगा एटम का, न्यूक्लियस और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ेगा, वो बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अब क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया तो H पॉजिटिव इजीली प्रोड्यूस होगा, क्योंकि HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है F का, इसको तोड़ना मुश्किल है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बड़ा फैक्टर कौन सा है, साइज वाला, वो यहाँ पर वो लेना पड़ेगा। और इसका साइज बहुत बड़ा है I का, तो H और I के बीच का बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा, इजीली H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट। और इसके बाद हमारे पास अब एक सेकंड लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट लेंगे जो हम, तो देखो सेकंड लास्ट कंसेप्ट जो है हमारा, दैट इज कॉमन आयोन इफेक्ट। कॉमन आयोन इफेक्ट क्या बोलता है ये? देखो सर सिंपल समझ लेते हैं। आपके पास मान लो एक तो है NaCl और एक है NH4Cl। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो आपके पास ये बीकर था, इसमें आपने NH4Cl लिया हुआ था। इस बीकर में क्या लिया हुआ था आपने? NH4Cl। तो ये NH4Cl क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो ये टूट करके बना देगा, एक तो NH4 पॉजिटिव चार्ज ऑन N एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इस सोल्यूशन में ये प्रेजेंट था, आपने उसमें NaCl डाल दिया, तो NaCl किस में टूट जाएगा? NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। देखो पहले आपके पास ये NH4Cl था, तो क्या हुआ होगा, ये टूटता रहा टूटता रहा टूटता रहा, कुछ टाइम के बाद क्या बन गया होगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग है वीक है उसके ऊपर, इक्विलिब्रियम बन गया होगा इसका। कि कैसे बना हुआ इक्विलिब्रियम? पहले इसका बनाता हूँ मैं इक्विलिब्रियम NH4Cl का। पहले खाली इस बीकर में NH4Cl था, तो शुरुआत में तो NH4 पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बनते चले गए, कुछ टाइम के बाद इसमें इक्विलिब्रियम बन गया होगा। चलो ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें NaCl को डिजोल्व कर दोगे तो यहाँ से Cl भी प्रोड्यूस होगा। अब Cl क्या है, यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी प्रोड्यूस, मीन्स किसका अमाउंट बढ़ रहा है? प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ ली शटलर प्रिंसिपल आएगा। इसकी वजह से अगर मान लो अभी इक्विलिब्रियम नहीं बना है और ये चल रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम बन जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी, मीन्स इसकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी जितनी होनी थी, मीन्स डिसोसिएशन कम हो जाएगी। और इसे ही बोलते हैं हम कॉमन आयोन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयोन इफेक्ट? अगर आपके पास कोई सोल्ट है और उसका सोल्यूशन है, आप किसी सोल्ट के सोल्यूशन में कोई दूसरा सोल्ट ऐड कर दो जिसके पास कॉमन आयोन हो, जैसे कि इसके पास Cl और Cl ये कॉमन है। व्हेन यू डिसॉल्व अ सोल्ट in other salt having the common ion, then the dissociation means breaking, the dissociation of the salt will decrease, dissociation कम हो जाएगी, वो टूटेगा नहीं due to the presence of common ion, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूं, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं आपके पास NaCl प्लस NaOH। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? Na। अगर पहले NaCl टूट रहा था किस में? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अगर मैं इसमें NaOH को मिक्स कर दूं तो क्या बढ़ेगा? Na का अमाउंट, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ये डिसोसिएशन बहुत जल्दी रुक जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें बढ़ाया क्या है? प्रोडक्ट। सो यही होता है हमारा कॉमन आयोन इफेक्ट। व्हाट द कॉमन आयोन इफेक्ट स्टेट्स दैट decrease in the dissociation of the salt
व्हेन वी डिजोल्व अंदर सॉल्ट हैविंग द कॉमन आयोन। तो अगर आपके पास दो सॉल्ट हैं और दोनों के पास कॉमन आयोन है तो उनकी जो डिसोसिएशन है, ब्रेकिंग है, वो रुक जाएगी। इसे बोलते हैं हम कॉमन आयोन इफेक्ट। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर अब लास्ट टॉपिक लेना है, दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बफर सॉल्यूशन, देखो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज अ सॉल्यूशन whose pH will not change। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH चेंज ना हो, बट कब? when a small amount of एसिड और बेस इज डिजोल्व और मिक्सड इन इट। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बहुत कम अमाउंट में अगर आप एसिड बेस मिला दो तो उसके पीएच में कोई चेंज ना आए, मतलब एसिड एसिड ही रहे, बेस है बेस ही रहे, जैसा है उतना ही रहे, कोई उसकी इंटेंसिटी में कोई स्ट्रेंथ में फर्क ना आए, उसे हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। मैं एग्जांपल लूंगा अपने बॉडी का, तो हमारी बॉडी में देखो ब्लड एक बफर सोल्यूशन है। देखो हमारी बॉडी का भी जो पीएच है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल बेस्ट होता है, अल्कलाइन है तो भी अच्छा है, एसिडिक अच्छा नहीं होता। तो देखो जब भी हमारे टेस्ट होते हैं लैब वगैरह में तो वो ब्लड का पीएच भी लेते हैं देखने के लिए कि क्या सिस्टम है। कि होता क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें यूजुअली एसिडिक नेचर हाई होता है, जैसे कि कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, इवन शुगर हो गई, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का पीएच गड़बड़ हो सकता है। लेकिन देखो अगर आप ये सोचो कि आपने कभी कि इन अ मंथ कभी थोड़ा सा एसिडिक फूड ज़्यादा खा लिया तो आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लड एसिडिक नहीं होगा अगर थोड़े अमाउंट में खाया, लगातार खाओगे तो अलग बात, देखो बहुत हाई अमाउंट में तो अलग बात है, बट आपने थोड़ा सा एसिडिक फूड खा लिया या थोड़ा बेसिक फूड खा लिया तो आपका ब्लड एसिडिक या बेसिक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिक्स करोगे तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा जो होना चाहिए, जो नॉर्मल होता है, उसे हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, सो बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज मिक्स्ड। अब ये चलो नेचुरल बफर सॉल्यूशन है ब्लड, बट हमारे पास अगर हम केमिकल की बात करें तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम एसिडिक बफर, दूसरे को बोलते हैं बेसिक बफर। अब ये एसिडिक या बेसिक बफर क्या है इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखो एसिडिक बफर वो होगा जो थोड़ा सा एसिड डालो तो उसका एसिडिक नेचर ना बढ़े, मीन्स न्यूट्रल रहे, और बेसिक बफर में बेस डालने पर भी कोई फर्क ना आए, मीन्स वो बेस के अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर दे और एसिडिक बफर एसिड के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करे। अब देखो ये जो बफर सॉल्यूशन है ना ये बनेंगे आपके एसिड और बेस के मिक्स होने पर, एसिड प्लस बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा वो होगा बफर। और हमें अगर बनाना है एसिडिक बफर तो देखो हमें लेना पड़ेगा एक सॉल्ट जिसमें क्या हो, आपके पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सोल्ट लेना पड़ेगा। मीन्स यानी कि आपको बेसिक, देखो एसिडिक बफर के लिए बेसिक सोल्ट लेना पड़ेगा। मतलब देखो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्ट को हम बेसिक बोलेंगे, अगर आपके सोल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सोल्ट। तो देखो क्या होगा, अब अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और ये बफर सॉल्यूशन है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, इसमें आपने थोड़े से अमाउंट में एसिड डाल भी दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि आपके पास जो सोल्ट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वो एसिडिक नेचर चेंज नहीं होने देगा। ऐसे ही जो बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन बनेगा वीक बेस का प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का।
अब में क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत बेस ऐड कर दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बेसिक नेचर चेंज नहीं होगा। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप कुछ बेस डालो तो उसके बेसिक नेचर में फर्क ना आए, वो होता है बेसिक बफर, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला है। मींस एसिडिक बफर वीक एसिड से, बेसिक बफर वीक बेस से, या उसका उल्टा ले लेंगे, एसिडिक बफर स्ट्रॉन्ग बेस से, बेसिक बफर स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ देखो हमारा ये जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ये यहाँ पर जाकर के फिनिश होता है। एंड आफ्टर दिस चैप्टर विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।